चलो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ईएम वेव्स तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ईएम वेव्स के बारे में ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 8वीं में, मेरे ख्याल 7वीं 8वीं में शुरू हो जाता है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है ना। उसके बाद 11th में बहुत, मेरे ख्याल केमिस्ट्री में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ राइट 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 दीप, बिल्कुल है ना। 11th में तुम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम, पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है उसका, उसके बारे में पढ़ा होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा उसके बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे एक बिल्कुल ही नई टर्म है विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये क्या बला है, क्यों है, कहां से आई, क्या चीज है ये डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। क्या चीज है ये डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, ओके, आज तक, आज से पहले हमने जितने चैप्टर्स खत्म किए हैं उन सब में हमने या तो बात की है, देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो फर्स्ट यूनिट था उसमें हमने बात की थी कि स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फिर हम चार्जेस को मूव कराने लगे, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन गया, है ना। फिर हमने देखा कि अगर चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्जेस के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दैट वाज डन इन चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3, जो कि मैग्नेटिज्म है। पहले चार्ज रेस्ट पे था, रेस्ट पे चार्ज को स्टडी किया, फिर चार्ज को मूव कराया, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनी। फिर उस मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ उसके कारण पड़ा। तो हमें ये पता लग गया कि भाई मूविंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मूविंग चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स which is known as magnetic effects of electric current। फिर हमने इसका रिवर्स पढ़ा, जो कि क्या था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हाँ के ना। कैन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? कैन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? यस, बिल्कुल इंड्यूस्ड वाली, बिल्कुल इमोशनल ईएमएफ बिल्कुल ठीक है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, ये बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये स्टडी किसने किया था? ये स्टडी किया था मैक्सवेल ने, राइट। तो मैक्सवेल जब एक कैपेसिटर पे काम कर रहा था, मतलब ही वाज वर्किंग ऑन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो उसने ये नोटिस किया कि जो he was doing some experiments with the capacitor, and he was studying the Ampere's circuital law. Do you remember what is Ampere's circuital law? Statement याद है किसी को? उसकी फॉर्मूला याद है? एम्पियर सर्किटल लॉ का इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, क्या होता है वो? इंटीग्रेशन ऑफ B dot ds is equal to mu naught I. B dot ds, B dot dl, इसका क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I, है ना। ओके, तो ये तो तुम लोगों को पता लग गया, ये तो याद है तुम लोगों को कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। लेकिन एक बात बताओ, इसमें व्हाट इज आई, यहाँ पे आई क्या होता है, कौन सा करंट होता है ये? Enclosed. द करंट विच कट्स दी, वो जो सरफेस हमने क्लोज्ड इंटीग्रल बनाया था, वो जो लूप होता है, मान लो ये एक लूप लिया मैंने, दिस इज द लूप। इस लूप में से जो करंट हमने यहाँ से तार निकाल लिए, तो इसमें से जो तार में से करंट जो भाग रहा है, दिस इज दी एनक्लोज्ड आई, दिस इज दी आई एनक्लोज्ड, हाँ के ना। इसी को बोलते हैं
आई एनक्लोज्ड। ठीक है, तो अब क्या किया उसने, कुछ पंगे लिए मैक्सवेल ने। क्या पंगे लिए उसने? एम्पियर लॉ को चैलेंज कर दिया। कैसे चैलेंज कर दिया? एक कैपेसिटर लिया, इसको एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में बनवाता हूं, पहले समझ लो। यहां पे एक एम्पियर लूप बना दिया इधर, दिस इज द एम्पियर लूप। इस एम्पियर लूप, इसको जरा थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं। ये एम्पियर लूप है, इस पॉइंट पे उसने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया। ठीक है, ओके। अगर मान लो मैं इस, यहाँ पे कुछ कुछ तुम लोगों के बेसिक्स को टेस्ट करूंगा मैं, तुम लोग बताते जाना मुझे। मैंने इस कैपेसिटर को डीसी के साथ लगा दिया, तो क्या पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? विल देयर बी एनी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी? हाँ के ना? करण का आंसर सही है। बाकी अक्षत यस सर, नो। अर्पिता नो सर, नो। इफ दिस, नो नो। देखो कुछ जनता बोल रही है यस, कुछ जनता बोल रही है नो। ओके, तो जो जनता नो बोल रही है वो लोग कह रहे हैं क्या? स्टेडी स्टेट, है ना? अच्छा, मैं पूछता हूँ स्टेडी स्टेट में, क्या स्टेडी स्टेट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा पी पॉइंट पे? स्टेडी स्टेट में नहीं मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट बात है, बिल्कुल। यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेडी स्टेट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, तो करंट ही नहीं दौड़ रहा होगा। इस वायर में जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। अब करंट जीरो है भाई, करंट कैरिंग वायर तो है नहीं ये। करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर करंट ही जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो होगा। तो जितनी देर तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा उतनी देर तक यहाँ पे करंट जो है वो वेरिएबल होगा। चार्जिंग के टाइम पे, चार्जिंग के टाइम पे करंट जो है वो वेरिएबल होगा, जिसकी वजह से वहां पे हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही स्टेडी स्टेट आया वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। चलो, ये बात तो हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल केसेस में, जब का चार्ज जो है वो वेरी कर रहा है ना, करंट जो है वो वेरी कर रहा है, उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जब है उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, ये एम्पियर लूप के साथ पंगा लिया। क्या पंगा लिया? मैंने एम्पियर लूप को रीड्रॉ कर दिया। कैसे? आई ड्रॉ इट अगेन। कैसे ड्रॉ कर रहा हूं इसको ना? एम्पियर लूप तो यही है, पॉइंट पी यही है, लेकिन वो होती है ना चाय पत्ती वाली छलनी, नहीं होती छलनी चाय पत्ती वाली, है ना? उसकी तरह मैंने एम्पियर लूप को यहां अंदर से क्रॉस करा दिया, ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, समझ लो इसको थोड़ा। चाय पत्ती की छलनी जो है वो बड़ी ले लेते हैं। आई क्लियर एवरीथिंग, आई ड्रॉ इट अगेन। ये कैपेसिटर है, मैं पॉइंट पी पे यहां पे ले रहा हूं, पॉइंट पी पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। ये मेरा एम्पियर लूप है। अब मैंने क्या किया दूसरे केस में? क्या लिया मैंने? यही कैपेसिटर लिया, यही लूप लिया, लेकिन जो एम्पियर लूप की जो सरफेस है वो यहां से पास करा दी चाय पत्ती की छलनी की तरह। तो दिस इज द सरफेस एक्चुअली। तो मैंने अब मेरी जो चाय पत्ती की जो छलनी है, जहां पे वो छलनी की जाली होती है, जो वो जाली कैपेसिटर के अंदर से गुजर रही है। ठीक है, तो लूप के अंदर की जो सरफेस है वो कैपेसिटर के अंदर से पास करा दी मैंने। अब यहाँ पे तो करंट मैं यहां से पास करता देखूंगा, कहां से? इस पॉइंट से, यहां से।
ये वाले से, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, जो एम्पियर लूप की जो सरफेस है वो अंदर से पास करा दी। अब जो करंट है, नहीं ऐसे भी हो सकती है सुमित, वो तो जो मर्जी कर लो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या किया, करंट जो है वो यहां से पास करा दिया, मतलब चलनी की जो सरफेस है, जो जाली है उसकी, वो अंदर से पास करा दी। अब करंट, क्या कैपेसिटर के अंदर करंट होता है? क्या कैपेसिटर के अंदर करंट होता है? मैं स्टेडी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो छोड़ो स्टेडी स्टेट को यार, पंगा ही मत लो। मैं यहाँ पे एसी लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे एसी लगा देता हूँ। अब एसी में तो कभी करंट डाई आउट होने वाला है नहीं, हमेशा ही करंट है ना, ऐसे मान लो तुम लोग। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कैपेसिटर के अंदर करंट भागेगा? कैपेसिटर के अंदर तो करंट होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अरे करंट वैक्यूम या मीडियम से फर्क नहीं पड़ता भाई, करंट चाहे मीडियम है तब भी करंट थोड़ी होगा अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, करंट थोड़ी होता है ना, करंट नहीं होता, देर आर नो मूविंग चार्जेस, फ्लो नहीं करेगा बिल्कुल, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है या नहीं? क्या कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? बिल्कुल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, करंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? करंट नहीं होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है। अब क्या हुआ, मेरे पास ये दोनों केसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों केसेस में कोई डिफरेंस, यहाँ पे भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर रहा हूँ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस केस में पॉइंट पी पे मेरे पास सपोज 2 टेस्ला आया, मान लो कोई भी एक वैल्यू ले रहा हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे भी जो मैग्नेट, ये बहुत ज्यादा है वैसे, ठीक है, 2 मिली टेस्ला ले लो चलो, तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पे, वो भी 2 मिली टेस्ला ही आना चाहिए। अरे जब पॉइंट ही सेम है, पॉइंट में तो कोई फर्क नहीं है, फर्स्ट केस में भी पॉइंट पी है, सेकंड केस में भी पॉइंट पी है, जब पॉइंट ही सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा कि नहीं होगा? छलनी जिधर मर्जी से निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट शुड बी सेम, ठीक है। मैंने सिर्फ एक चीज को चेंज किया, वो क्या, वो भी इमेजिनरी चीज है, ये कोई एग्जिस्ट सच में थोड़ी करती है ऐसी चीज, ये एग्जिस्ट छलनी वलनी, ये एम्पियर लूप सच में थोड़ी होता है, ये तो अपनी इमेजिनरी सर्फेसिस है। इमेजिनरी चीजों को चेंज करने से एक्चुअल जो प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो पी पॉइंट पे उतना ही रहेगा। मैं कुछ मर्जी करता रहूं, मैं इमेजिनरी सर्फेसिस को जिधर मर्जी से निकालता रहूं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहना चाहिए? अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहना चाहिए तो एम्पियर लू तो वायलेट हो गया, एम्पियर लॉ तो वायलेट हो गया। एम्पियर लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। पहले केस में आई एनक्लोज्ड जो है वो नॉन जीरो है, दूसरे केस में आई एनक्लोज्ड जो है वो जीरो है। भाई दूसरे केस के हिसाब से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाना चाहिए, जो कि गलत हो गया। तो उसने एम्पियर लॉ को मॉडिफाई किया, इसमें एक और टर्म को ऐड किया, इसमें एक और टर्म को ऐड किया, तो इसका एक मॉडिफाइड वर्जन निकाला, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड प्लस म्यू नॉट इंटू आई डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कंडक्शन करंट, जो बाहर वायर्स के थ्रू थ्रू फ्लो करता है उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं, और उसने एक नए करंट को यहाँ पे जन्म दिया, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया, विच इज नथिंग, which is nothing but rate of change of electric field, जो कि क्या था, which was directly proportional to rate of change of magnetic field, ठीक है। अब क्या जो सेकंड केस है या फर्स्ट केस है जो भी है, कैपेसिटर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है बिटवीन द प्लेट्स? Is electric field varying between the plates of the capacitor?
is electric field varying between the plates of the capacitor? Yes, correct Arshit. Yes, चार्जिंग के टाइम पे बिल्कुल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। उस टाइम पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्योंकि कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज वेरी कर रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। आईडी की जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेरिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर और उसको उसने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो दिस वाज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ व्हिच इज आल्सो नोन एज एम्पियर्स एंड मैक्सवेल्स लॉ। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर दिया उसने। सर आपने सेकंड केस में आई इनक्लोज 0 क्यों लिखा? आई एनक्लोज्ड, क्या कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में करंट, यहाँ पे करंट होगा इधर, सर दूसरी सरफेस पे तो होगा। यहाँ पे नहीं है ना सरफेस, मैंने अंदर से निकाल दी। सर बाहर भी तो है सरफेस। सरफेस बाहर नहीं भाई, अंदर से निकाल दी मैंने, ये रही, यहाँ नहीं है, ये नहीं है अब सरफेस, अच्छा ठीक है सर। ये वाली है, अब ये वाली है, ब्लैक ब्लैक कलर वाली सरफेस है, ये वाली है। ठीक है, तुम लोग एक सिंपल सा इसको इमेजिन अगर करना है, जैसे छलनी होती है चाय पत्ती वाली, तो क्या है, दो केसेस है, चाय पत्ती वाली छलनी है, ये छलनी होती है, थोड़ा ये है ना छलनी। अब ये दूसरा केस है। पहले केस में क्या किया, इस छलनी के नीचे यहाँ पे हाँ मुक्का मार दिया और छलनी की जाली को ऐसे कर दिया इधर, इसको मुक्का मार के इधर ऐसे प्लेन सी कर दी, तो ये पहला केस बन गया अपना, ये वाला केस ये वाला बन गया, और ये दूसरा केस ऐसे है, यूं बन गया। ठीक है, तो इसकी अब सरफेस ये वाली है, ये वाली है, ऐसी है। इमेजिन हो गया सबको? क्या ये बात चमकी हर एक को? यस सर, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, हर एक को चमक गई तो अच्छी बात है। अब हम इसको लिख लेते हैं। ओके चलो, तो ये सारा कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट राइटिंग नाउ। नहीं नहीं, चैप्टर का नाम है ईएम वेव्स। सुमित, तो पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। We have observed we have studied that moving charges produce magnetic field, है ना, and varying magnetic field produces electricity. This is which is EMI, electromagnetic induction. Maxwell studied that the reverse is also true.
that is varying electric field can produce magnetic fields. ठीक है, तो उसको इसने कैसे किस एक्सपेरिमेंट के साथ किया, तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट था, इसमें दो फोटो बनाएंगे वैसे ही। तो क्या था इसमें, अ कैपेसिटर वाज कनेक्टेड विद सप्लाई सोर्स जो कि वेरिंग है, with a source that gives variable current. Okay. In the first case, ampere Amperian loop is simple plane surface, and in second case, Amperian loop is a curved surface. Passing between the plates of the capacitor. Now,
अब हम बात करते हैं जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, which should be justified in both the cases. When the non-zero current is flowing in the wire, at the magnetic field at point P should be non-zero in both the cases. ठीक है. In case 1, the Ampere circuital law was easily applicable. ठीक है. और कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl is equal to mu naught into I. But in case 2, the Ampere circuital law was failing because, क्यों फेल कर रहा था सेकंड केस में? Yes. Because the current inside the plates of the capacitor was 0. तो ये अप्लाई नहीं हो रहा था. ठीक है. So Maxwell modified this law by introducing a new term called displacement current. ID. और ID का जो फॉर्मूला होता है that is epsilon naught d phi E by dt. And modified Ampere's law by Maxwell. उसकी जो स्टेटमेंट बन गई वो क्या बन गई? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl is equal to mu naught I plus
mu naught id which is equal to mu naught I, this is basically C, conduction current, plus ठीक है। इसमें एक स्टार पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट स्टार पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ, लो भाई कर लो नोट फटाफट सुमित। अब तुम लोग एम्पियर सर्किट लॉ जहां मर्जी लगा दो, चाहे एम्पियर सर्किट लॉ अंदर लगाओ कैपेसिटर के, चाहे बाहर लगाओ, हमेशा वो सही आंसर देगा, हमेशा वो एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, अब देखो, नोट नोट कर लिया यहां तक? ठीक है, तो अब क्या है, मेरे पास जो एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट आई, दैट इज म्यू आईसी प्लस म्यू आईटी। अब मैं जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं वो पॉइंट पी पे देख रहा हूं। अगर मैंने केस 1 के हिसाब से लिया, दिस इज केस 1, केस 1 के हिसाब से लिया, तो कौन सा करंट यूज करूंगा मैं? आईसी यूज करूंगा या आईडी यूज करूंगा केस 1 में? आईसी, ठीक है, बिल्कुल। आईसी यूज करके मेरे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मान लो 5 मिली टेस्ला। ठीक है, अब जब केस 2 करूंगा यूज सेम पॉइंट के लिए, पॉइंट पी के लिए, तो कौन सा करंट यूज करूंगा? आईडी या आईसी? आईडी यूज करूंगा। और क्योंकि पॉइंट सेम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा, हाँ के ना? पॉइंट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। अब अगर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, तो दैट मींस आईसी और आईडी भी सेम होने चाहिए, हाँ के ना? दैट मींस आईसी एंड आईडी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट चमका। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन करंट is equal to magnitude of displacement current. That is IC is equal to ID. तो जितना ID की वैल्यू होगी उतनी ही IC की वैल्यू होगी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। ठीक है, ओके। अरे करंट डीएल तो सेम ही होगा, डीएल तो वही चक्कर लिया हुआ हमने जो बाहर। डीएल क्या होता है? डीएल तो वो सर्कल है जो बाहर बना रखा है हमने, वो तो सेम ही है। ठीक है, उसकी जो सरफेस है वो पीछे से निकाल लिया और कुछ नहीं, डीएल तो वही रहेगा। ठीक है, तो सब बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ आईसीआईडी रह गया था, तो वो भी सेम होना चाहिए, तभी सेम हो पाएगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड सेम हो पाएगा, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ओके, अब एक बात बताओ, जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, जब फुली चार्ज हो गया, डीसी के साथ कनेक्टेड था और फुली चार्ज हो गया, उस टाइम पे कंडक्शन करंट कितना होगा जो वायर में जा रहा है? जीरो होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो होगा? क्या उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा? ये चीज आईसी इक्वल टू आईडी उस टाइम पे वायलेट नहीं कर जाएगी?
आईसी और आईडी, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया उस टाइम पे क्या आईडी 0 होगा या नहीं होगा? यस नो? करण एंड अर्शित, यू आर करेक्ट। बाकी जनता? छवि करेक्ट, हरमन करेक्ट। अर्शित क्यों 0 होगा उस टाइम पे? जरा अनम्यूट करके बता दे सबको। सर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, क्यों? सर कांस्टेंट होता है। चार्ज कांस्टेंट हो गया। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया भाई तो चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा। अब जब फिर चार्ज सर ही तब कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, तो डी फाइव बाई डी टी 0 हो जाएगा। डी फाइव बाई डी टी 0 हो जाएगा तो आईडी भी 0 हो जाएगा। हाँ के ना? ये बात चमकी कि नहीं चमकी? ठीक है। बिल्कुल सही बात है करण, फिजिक्स में कोई चीज वायलेट नहीं होती। राइट। ये केमिस्ट्री नहीं है जो एक्सेप्शन से भरी हो। ओके, तो इवन एट द टाइम ऑफ फुली चार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड when connected to DC, ठीक है, IC एंड ID दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है। IC जो है वो कंडक्शन करंट है, जरा लिख लो इसमें ना, भूल ना जाओ तुम लोग। दिस इज कंडक्शन करंट जो कि हम वायर में देखते हैं, इन दी वायर। और ID जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है which is due to changing electric flux, which is due to changing electric flux. Got it? चलो, तो ये तो सारी कहानी थी डिस्प्लेसमेंट करंट की। ठीक है जी। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। राइट, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे आते हैं, विल डू इट टुमारो। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, गुड बाय। तुम लोग आज 5 मिनट जल्दी छोड़ दिया, ऐश करो। ओके बाय बाय। बाय तो ओके बाय बाय।